जी, मैं इतना ही यानी कहना ईरान चाहूंगा। जो है शिमाली लैंड तक अपना जो है नेटवर्क फैला देगा या वहां तक अपना प्रभाव कर लेगा? क्या अब ईरान धीरे धीरे जो है फटकार भी लगा रहा है राजदूतों को बुलाकर? उसने इस बार ब्रिटिश राजदूत को बुलाया और तलब किया डेविड कैमरून के बयानों को लेकर। हो रही है इराक में जो उसका समर्थित संगठन है, जिसका नाम भी हिजबुल्लाह से ही जुड़ा हुआ है, वो कह रहा है कि अब वो अमेरिका के ठिकानों पर आगे कभी हमला नहीं करेगा। क्या वो इसलिए कह रहा है क्योंकि बाइडन ने थोड़ा धमकी दी है कि भाई जॉर्डन में जो हमारे फौजी मारे गए हम कार्रवाई करेंगे? धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गए हैं और आज प्रमुख रूप से फोकस करने जा रहे हैं इराक में घटी हुई घटना को लेकर, जो जुड़ी हुई है ईरान से। ईरान से ताल्लुक रखने वाले एक रेजिस्टेंस फोर्सेज ने इनकार कर दिया है अमेरिका के ठिकानों पर अब आगे हमला करने से। क्यों वो अमेरिका के ठिकानों पर हमला करने से पीछे हट रहा है? क्या इसमें ईरान की कोई कूटनीति रणनीति है, या इराक जिस तरीके से ईरान से दूर हो रहा है उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, या अमेरिका जिस तरीके के तेवर दिखा रहा है उसके चलते ये सब किया गया है कि ईरान पर हमला हो सकता है, उसकी वजह से ये तमाम चीजें बदली जा रही हैं? हर पहलू से आपको रूबरू कराने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमारे साथ जुड़ रहे हैं कृष्ण कांत जी, यानी के जी। भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर अपनी पैनी नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। शुरुआत अपने बगल के पड़ोसी देशों से करते हैं। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मालदीव को लेकर बयान दिया है, चाइना को लेकर भी बयान दिया है। उन्होंने कहा चाइना से डरने की जरूरत नहीं है, मालदीव से डरने की जरूरत नहीं है। तो क्या चाइना के साथ साथ अब मालदीव से भी डरने की जरूरत पैदा हो गई थी, जो सफाई देनी पड़ रही है? जहां तक हमारे विदेश मंत्री की बात है, उनका कोई जनाधार तो है नहीं, लेकिन फिर भी विदेश मंत्री हैं, एक बहुत प्रमुख ओहदा पर विराजमान है, कुछ न कुछ तो गुण होगा। तो यह एक खास गुण है उनमें, ताकि वह दिखा सके कि मोदी सरकार इतनी मजबूत है और उसकी विदेश कूटनीति इतनी सक्षम है कि भारत को किसी से डरने की जरूरत नहीं है, चाहे चीन हो चाहे मालदीव हो। इसलिए इस तरह की बयानबाजी वह करते रहते हैं और विदेशों में जहां भी मौका मिलता है वहां जाकर इस तरह की बातें करते रहते हैं। और जो आरएसएस बीजेपी के समर्थक है, उनको बड़ी खुशी होती है कि भाजपा में कोई तो पढ़ा लिखा है, लेकिन उनका काम वही है जो बाकी लोग कर रहे हैं। जहां तक मालदीव की बात है, मैं इतना ही एक लाइन जोड़ना चाहूंगा कि मालदीव से डरने की तो बात नहीं थी, ना है, ना होगा, लेकिन उसके स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस जो है उसका उपयोग कौन करेगा, भारत या चीन? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि इनके पिता खुद आरएसएस से ताल्लुक रखते थे, तो ऐसे ये बयान देते रहते हैं जिससे आरएसएस के लोग खुश होते हैं। लेकिन क्या कभी ये लोग ये नहीं सोचते कि हमारे किसी पड़ोसी से अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं, हम उन चीजों को बेहतर करें? उस दिशा में कभी बात नहीं होती है? उस दिशा में मात्र देख ले, यहां तक कि भूटान भी अब हमारे प्रभाव से मुक्त हो चुका है। और मैं ये नहीं कहूंगा कि प्रभाव रखे, लेकिन अच्छी दोस्ती रखना जरूरी है। सार्क का इन्होंने बंटाधार कर दिया, लेकिन बांग्लादेश से हमारा रिश्ता ठीक है, इसलिए नहीं कि हमारी विदेश नीति वैसी है, बल्कि इसलिए कि बांग्लादेश अपने आप को न्यूट्रल रखना चाहता है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वो भी हमारी वजह से ही नहीं है, बांग्लादेश की वजह से है। श्रीलंका में फिर से भूचाल मच गया है। बिजली की बढ़ी हुई कीमतें, वहां की अर्थव्यवस्था को लेकर, और वहां हाल फिलहाल में संसद से सोशल मीडिया पर अंकुश लगाने के लिए जो कानून पेश किया गया है या पास किया गया है, उसके बाद से वहां फिर हंगामा हो गया है। क्या वहां की कौमें जिंदा हैं, ये बताना चाहती हैं? कौन तो जिंदा है, बहुत जबरदस्त जिंदा है श्रीलंका में। चूंकि मैं श्रीलंका गया भी हूं, देखा भी हूं, उनसे मिला भी हूं, भाषा ना समझने के बावजूद भी। लेकिन दुर्भाग्य वही है जो पूरी दुनिया में दिख रहा है। पूरे यूरोप में देखें, भारत में भी ऐसे आंदोलन होते रहे, कि उनको लीड करने के लिए, उसको सही रास्ता पर लेकर जाने के लिए हमारे पास उस तरह की कोई भी क्रांतिकारी धर्मनिरपेक्ष दल, प्रगतिशील या सही दिशा में जाने वाले, ताकि जन
समुदाय को एक सही में प्रजातांत्रिक और उनके अधिकारों को दिला सके, वैसी नहीं वही हालत श्रीलंका में है। वहां के प्रमुख विपक्षी नेता या पक्ष में भी हैं, सत्ता में भी हैं, जो ट्रॉट्स्कियाइट है, उन्होंने साथ गद्दारी की है। लेकिन श्रीलंका के जनता जो अभी तक दुनिया भूल चुकी थी, पिछले बार इस बार फिर से हम याद कर रहे हैं कि श्रीलंका में ताकत है। जी। तो जिस तरीके से वहां के लोग अपनी आवाज को बुलंद रखते हैं, हमारे यहाँ भी ये चीजें हुआ करती थी, लेकिन अब पिछले कुछ सालों के दौरान ऐसा लगता है मर सी गई हैं, खत्म सी हो गई हैं, या कोई डर बैठ गया है। मर डर तो हो ही गया है, वो सब कुछ हो रहा है। साथ साथ सबसे गड़बड़ यह है, मान ले ऐसे देखें कि 35% जनता भाजपा के साथ है, 35% जनता या उससे अधिक भाजपा विरोधी है, 70 बाकी 30 भी भाजपा विरोधी है, लेकिन वह न्यूट्रल हो गए जिनकी आप बात कर रहे हैं। जो भाजपा और भाजपा विरोधी है दोनों, वो अंबानी अदानी नहीं सही, वो टाटा बिरला के पक्ष में, उन्हीं के पक्ष में, जनता के लिए नहीं काम कर रही। चाहे वो भाजपा गठबंधन हो, चाहे INDIA इंडिया कांग्रेस के नेतृत्व में वो गठबंधन हो। लेकिन 30% जो कम से कम वो न्यूट्रल है, जो कि सही में एक बदलाव चाहती है, उनका नेतृत्व नहीं है, और वह एक तरह से निष्क्रिय से हो गए हैं, हताश से हो रखे हैं। हालांकि समय की बात है, यह ज्यादा समय तक चलने वाला नहीं है, हवा का रुख पलटेगा। जी। हवा का रुख पलटेगा, क्योंकि भारत की धरती है और यहाँ चाइना और रूस जैसा लोकतंत्र नहीं हो सकता। लेकिन खड़गे ने जो डर जताया है 2024 का, वो वाकई में चिंताजनक पहलू है। खैर, अब चलते हैं चाइना की तरफ। चाइना ने कह दिया कि हम लाल सागर में अमेरिका द्वारा बनाए गए या बनाए जाने वाले या बनाए जा चुके टास्क फोर्स में शामिल नहीं होंगे। चाइना का वैश्विक दृष्टिकोण, जिसकी चर्चा हम लोग बार बार करते रहे हैं और पूरे दुनिया भर की यह चर्चा का विषय है कि उसकी क्या चाहत है, तो उस दृष्टिकोण में, उस चाहत में जो ग्लोबल उसके एस्पिरेशंस है, उसमें मिडिल ईस्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। उसका अपना जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है, वहां से होकर गुजरता है, और जब तक वह पूरा नहीं होता है तब तक यह मिडिल ईस्ट या रेड सी से उसके बहुत सारे उसके एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसका खुद ही एंटी पायरेसी यानी डाकुओं के खिलाफ, समुद्री डाकुओं के खिलाफ वहां पे रेड सी के साउथ में उसका मौजूद है, काफी जबरदस्त है। हाँ, अमेरिका के फोर्स में वो जो भी हो, वो गार्जियन, प्रॉस्पेरिटी गार्जियन बनाए या यूएसयू के, उसके साथ सीधे के सीधे कभी नहीं शामिल होंगे, वह तो निश्चित रूप से है। लेकिन खुद भी उसमें पहल नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी बहुत सारी पूंजी पूरे मिडिल ईस्ट देशों में लगा पड़ा है, चाहे वो प्रो अमेरिका हो, चाहे प्रो रशिया हो, चाहे प्रो इजराइल हो। और इस मसले में वो चुपचाप खामोशी से उस दिन का इंतजार कर रहे हैं। उनका वैसे लक्ष्य 2050 है, 2030 से बदलाव की उनकी कोशिश है कि वो अमेरिका से आगे हो जाए, और इसलिए वो चुपचाप बैठे हुए हैं। लेकिन मौका आएगा तो चाइना, अभी उसकी जो आर्म्ड फोर्सेस है, स्पेस फोर्सेस स्पेशली है, उसके बाकी सब में जितने पहुंच गए हैं, इंटरनेट के थ्रू जो उसका साइबर कैपेसिटी है, जो कि दुनिया में कहीं भी वो उठा पटक कर सकता है, वह चुपचाप नहीं रहेगा। वह इंतजार कर रहा है प्रोबेबली आउटकम ये मिडिल ईस्ट के युद्ध के नहीं, बल्कि ज्यादा यूक्रेन के युद्ध की। जी। चाइना जहां इनकार कर रहा है, वहीं विदेश मंत्री जो हमारे हैं एस जयशंकर साहब, उनके बयान से ऐसा लग रहा है कि जैसे वो लाल सागर में अपनी अहम भूमिका निभाना चाहते हैं, यानी भारत को अहम भूमिका में रखना चाहते हैं। इसे कैसे देखते हैं? वह अमेरिकन टास्क फोर्स के आउटर रिंग में है, और उसका रोल यह नहीं है कि वास्तव में मिडिल ईस्ट को कंट्रोल कर पाएंगे। हाँ, भारत के कुछ शिप जा रहे हैं, गड़बड़ हो रहा है, SOS होता है किसी का, तो हो सकता है वहां भी पहुंच जाए, मदद करे। लेकिन उसका मुख्य मुद्दा है भारत के जनता को दिखाना, चाहे मालदीव हो, मिडिल ईस्ट हो, कहीं भी हो, कि विदेशों में हमारी नजर है, विदेशी लोग हमारे ऊपर आश्रित भले ही ना हो, लेकिन हमारे विचारों को देख रहे हैं। जैसे चीन ने कहा था कि पूरे विश्व भर में शांति और अमन चीनी विचारधारा से ही आएगा, वैसे ही भारत भी अपना कोशिश कर रहा है, और विश्व गुरु बनने की दिशा में भले ही ना हो, 2024 का चुनाव उसके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी। शी जिनपिंग के हवाले से CNN ने एक रिपोर्ट छापी है कि उन्होंने बाइडेन को आश्वस्त किया है कि भैया हम तुम्हारे चुनाव में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो क्या ये एक देश दूसरे देश के चुनाव में हस्तक्षेप करते हैं? अभी कल के बातचीत में आपने सवाल पूछा, तो वही एंटी ड्रग
मसले पे, एंटी जी। नारकोटिक्स मसले पे दोनों जी। देशों के बीच में बातचीत हो रही है। और मैंने कहा था कि ये मसला इतना ही नहीं होगा, अंदर में कुछ और होगा। वह हम्म। नजर आ रहा है, जो आपके सवाल से भी स्पष्ट है। और वह हम्म। खुलेआम दिख रहा है कि दोनों क्या हम्म। चाहते हैं। दोनों हम्म। एक दूसरे से कहां तक सहमत हैं, कहां विरोध कर रहे हैं, किस हम्म। तरह अपना जो इकोनॉमिक मसला उसको भी चुपचाप रखा जाए, और जो हम्म। हो रहा है उसको देखे कहां बढ़ रहे हैं। और वही हो रहा है। ये दोनों हम्म। देश बहुत ही धूर्त हैं। जहां अमेरिका हम्म। डायरेक्टली सेकेंड हम्म। वर्ल्ड वॉर से लड़ रहा है, कर रहा है, वहीं हम्म। चीन अब अंदरूनी रूप से अंदर हम्म। ही अंदर वह नजर आ रहा है पूरी दुनिया को, और हम्म। अमेरिका उससे चिंतित है। जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। चलिए अब साउथ कोरिया का रुख कर लेते हैं, जो नॉर्थ कोरिया की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहता है कि उसने क्रूज मिसाइल चला दी, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन आज एक घटना वहां पे हुई है। अमेरिका का F-16 जो लड़ाकू विमान है वो वहां पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। बताया जरा, इससे पहले भी हो गया है, ये संयोग है या नॉर्थ कोरिया का इसमें कोई रोल है? नॉर्थ कोरिया का तो रोल तो नहीं लग रहा है। इसके पहले भी दो शायद F-16 वो गिर चुके हैं, उनका क्रैश हो चुका है, ये शायद तीसरा है। हम्म। और F-16 एक पुराना जहाज है, ठीक है, मॉडर्नाइजेशन होते रहता है जहाजों में, उसमें कोई हम्म। संदेह नहीं, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर है बाय एंड लार्ज वही जो शुरू में बना था। और जब जहाज इतने उड़ेंगे तो घटना होने की, दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं बनती है। प्रति 1 घंटा में, हमारे भारत में ज्यादा होता था, आजकल शायद कंट्रोल में है, 10,000 घंटे में यदि एक जहाज क्रैश होता है तो उसको सामान्य माना जाता है। युद्ध के दौरान में 4-5 जहाज या उससे भी ज्यादा मारे जा सकते हैं। ये हम्म। एक्सरसाइज हो रहा है। अमेरिका से F-16 यहां रहे, जहां भी उसने पोजीशन किया हो, उसका मेंटेनेंस, और जो भी मेंटेनेंस क्रू है, इंजीनियर्स वहां से आते हैं, और हम्म। इतनी भारी मात्रा में हो रहे हैं, तो यह नॉर्मल है। और हम्म। अमेरिका को ये घाटा, ये वेयर एंड टेयर, ये सहना पड़ेगा, और उसी का एक हिस्सा है। जी। लेकिन बार बार एक जगह अगर हो रहे हैं और F-16 में अगर हादसे हो रहे हैं तो ये सवाल तो उठेगा कि इसी जगह पे ये घटनाएं क्यों हो रही हैं। दूसरा ये, जब F-16 में हादसे हो रहे हैं तो तुर्की क्यों ले रहा है इनको अमेरिका से? तुर्की लेगा तो तुर्की का अपना मेंटेनेंस होगा। और टर्की इसके साथ यदि देखे तो केवल F-16 ही नहीं, जिस तरह से उसने स्विट्जरलैंड को नाटो के मेंबरशिप में मुहर लगाई, F-16 के पीछे बहुत सारे सैन्य सामान आ रहे हैं, छोटे मोटे नहीं आ रहे हैं, जिसको मना था, है ना। हम्म। और उसमें यहां तक भी अमेरिका के साथ, बाय द वे मैं बता दूं कि एक यह भी समझौता हुआ है जो पूरी रूप से अभी स्पष्ट नहीं है। S-400 मिसाइल, सरफेस हम्म। टू एयर मिसाइल, एयर डिफेंस का हिस्सा है, जो रूस का है, जिसने टर्की को दे रखा है, जिस पर अमेरिका ने पाबंदी लगाई थी। हम्म। अमेरिका ने यह कहा कि मैं और भी तुम्हें सामान दूंगा, लेकिन हम्म। जो S-400 है वो हमें कुछ दे दो, ताकि उसका भी हम रिवर्स इंजीनियरिंग कर सके और देखें क्या है। और जहां मौका मिले, हो सकता है तो उसको यूक्रेन में भी लगा दे। जी। चलिए खैर, अब रुख करते हैं पाकिस्तान का। कल वहां की अदालत ने एक बड़ा कमाल का काम किया। इमरान खान का बयान तो रिकॉर्ड पे ले लिया, लेकिन शाह महमूद कुरैशी का बयान रिकॉर्ड पे ही नहीं लिया और दोनों को 10-10 साल की सजा सुना दी। और ये तब हुआ जब 8 फरवरी को वहां चुनाव होने वाले हैं। सब लोग यही कह रहे हैं कि जानबूझकर इमरान खान को और बदनाम करने के लिए ये जजमेंट असल में वहां के सेना अध्यक्ष जो करते हैं या सेना जो करती है उसकी तरफ से करवाया गया है। लग तो रहा है कि जानबूझ कैसे समय में किया गया है, क्योंकि काफी जल्दीबाजी में की गई है लोअर कोर्ट से। हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा वो देखने वाली बात है। और इन लोगों पे आरोप यह है कि इन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को एक्सपोज कर दिया और अमेरिका को दे दिया, जबकि इनका कहना है कि नहीं, ये हमने नहीं किया है, ये जो जनरल हैं हमारे, उन्होंने किया है। और साथ साथ अमेरिका का इसमें रोल है, उन्होंने इसको चुरा लिया हमारे आर्मी चीफ के द्वारा। क्या वास्तविकता हो तो अलग बात है, लेकिन यह दिखाता है कि सत्ता के गलियारे में भी कैसे ये, हालांकि दोनों पूंजीपति वर्ग के ही है, हमारे भारत में तो खुलेआम दिख रहा है कैसे इनके अंदर में अंतर विरोध है, कैसे एक दूसरे से लड़ते हैं, और कैसे उसी स्टेट का इस्तेमाल जिसको जनता के दबाने के लिए करते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट और जितने भी सीक्रेट एजेंसीज हैं, जिसमें आर्मी भी अब पूरी तरह से शामिल हो रही है, उसका ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे हैं। जी। नहीं, इसे ऐसे भी तो देखते हैं ना कि वहां का तो इतिहास है, कल्चर है। वो तो अपने पूर्व प्रधानमंत्रियों के खिलाफ ऐसे ही करती है, किसी को फांसी पे भी लटका देती है, मुकदमे चला देती है। नवाज शरीफ को भी सजा हुई थी। हुई थी, बिल्कुल हुई थी। हम सद्दाम हुसैन का उदाहरण ले दूसरे देशों में, हम कर्नल गद्दाफी को उदाहरण ले दूसरे देशों में, यानी उन देशों को छोड़े भी पाकिस्तान पे ही आते हैं,
तो पाकिस्तान में प्रजातंत्र की यदि बुर्जुआ क्लास की यानी पक्षधारी सत्ताधारी वर्ग के भी ले, तो उनके अंदरूनी भी डेमोक्रेटिक राइट्स जो देते हैं जनता को, वह नहीं है। भारत में भी खत्म हो रहा है, वहां खत्म था, हालांकि अभी हाल फिलहाल में कुछ न कुछ आना शुरू हुआ था, लेकिन उसको भी अभी अमेरिका को पसंद नहीं आया, क्योंकि वह प्रो चीन तो था जिससे उसको ज्यादा कष्ट नहीं था, लेकिन अब प्रो रशिया हो रहा है, इससे उसको दिक्कत हो रहा है, इसलिए उस तरह की उसने हरकत की और ये पलटाव किया। और यह जो घटना घटी है उसमें अमेरिका का भी हाथ नजर हो सकता है। जी, चुनाव रद्द कराने के लिए वहां पे सीनेट से प्रस्ताव पास हो जाता है, और जिस तरीके से लगातार बलूचिस्तान इलाके में कल फिर हमले हुए, पीटीआई की एक रैली पे भी हमला हुआ, दर्जन भर लोग इसमें मारे गए हैं तमाम जगह मिला के, क्या लग रहा है कि इस चुनाव को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है? यह तो हो रहा है, यह तो बिल्कुल हो रहा है, और दुर्भाग्य से जो प्रो इमरान खान है उनको भी लगता है कि इसका विरोध दर्शाने के लिए, विरोध करने के लिए हमें इस तरह के हमले करने चाहिए। यह बहुत ही डिफरेंट रास्ता है, बहुत ही गलत रास्ता है। चाहे वो एंटी इंपेरियलिस्ट आप लड़ाई लड़ रहे हो, चाहे अपने कंट्री के में जो फासिज्म आ चुका है या नाजीज जो सत्ता है उसकी बातें कर रहे हैं, तो उसको खत्म करने के लिए हम जनता का समर्थन लेने के लिए, पूरे एक जन आंदोलन करने के लिए जरूरत हो तो सिविल मास डिसोबीडियंस के रूप में जाएं, हम वो करें, ना कि हम इस तरह के छोटे मोटे टेररिस्ट एक्ट करते हैं। उससे स्थिति और खराब होती है, और जो पक्ष में है, जो सत्ता में है, उसको ज्यादा बल मिलता है, ना कि जनता को कहीं से मिलता है। और जनता इससे निराश हो जाती है, जो तुम कर रहे हो करो, उनकी अपना जो एक इनिशिएटिव होता है वो मर जाता है, खत्म हो जाता है। इसका पूरा विरोध करना चाहिए। जी, ब्राजील में कोई जासूसी केस चल रहा है जिसपे वहां के राष्ट्रपति को सफाई देनी पड़ रही है, और कहना पड़ रहा है विपक्ष के आरोप के बाद कि मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं है इसमें। हाँ, विपक्ष का ये कहना है कि ब्राजील की जो अभी नया सत्ता है लूला का, वो ऐसी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि यह भी एक खबर है, सबको पता होगा कि ब्राजील में इनकी सरकार आते ही, यानी प्रो अमेरिकन जो सत्ता थी उसको हराने के बाद, जब लूला सत्ता में आए, इसके पहले भी वो 2 बार राष्ट्रपति बन चुके हैं, पहला काम इनका था कि अमेरिका गए और बाइडेन से मिले। अंदरूनी क्या बातें हुई नहीं बताया गया, यानी उन्होंने ये कहा होगा उनसे कि भाई जो भी है हम तुम्हारे खिलाफ नहीं, हमें शांति से अपना काम करने दो। लेकिन जो विरोधी पक्ष था जिसको इन्होंने हराया है, उनके लोग यह कोशिश कर रहे हैं दिखाने की कि भाई लूला गड़बड़ कर रहे हैं, इस तरह की गड़बड़ियां हो रही हैं, और उसमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पाकिस्तान से थोड़ा डिफरेंट है, उसका वो कोशिश करके आप हमें दबाने की कोशिश कर रहे हैं या आप गड़बड़ कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें तो विपक्ष करेगा ताकि हम फिर से सत्ता में आए, या हमारे खिलाफ जो कार्रवाई तुम कर रहे हो, हमारे पुराने कुकर्मों का खुलासा कर रहे हो, उसको प्लीज ढके रहने दो। जी, ये शिमाली लैंड का क्या मामला है, और वहां के जो लीडर हैं मिस्टर उमर, उनसे जुड़ी हुई भी एक खबर चल रही है सर? सोमालीलैंड में तो अभी वही जो इथोपिया का था वही खबर है, आगे कुछ खास नहीं चल रहा है। जहां तक सोमालिया का है, वह भी एक तरह से शांति बैठा हुआ है। तो इस रीजन में उनकी कोशिश है, सोमालीलैंड की भी यही इच्छा होगी, और तमाम ईरानी फोर्सेस की यह भी कोशिश होगी, रेसिस्टेंस फोर्सेस की, कभी मसला तब तक शांत रहे जब तक कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच का युद्ध एक समाप्ति पर ना जाए। जी, मैं इतना ही यानी कहना ईरान चाहूंगा। जो है शिमाली लैंड तक अपना जो है नेटवर्क फैला देगा, या वहां तक अपना प्रभाव कर लेगा? उसका छोटा मोटा तो प्रभाव है, उसके जो भी प्रो वो है, धर्म के नाम पे हो या जैसे भी हो, लेकिन उसका असर बहुत जबरदस्त जगह फैला हुआ है। और काउंटर मोसाद, काउंटर सीआईए, चाहे पाकिस्तान को इधर ले लें, मिडिल ईस्ट के चारों इर्द गिर्द ले लें, उसके क्षेत्र हर जगह फैले हुए हैं। और चूंकि रशिया के बहुत नजदीक है, इसलिए दोनों का आदान प्रदान बहुत जबरदस्त होता होगा। इससे भी देख लें कि जैसे ही यह युद्ध शुरू हुआ था मिडिल ईस्ट में, हमास ने अटैक किया था, पहला काम रशिया ने किया कि केवल फोन से नहीं चला, अपने विदेश मंत्री लावरोव को भेजा उसने ईरान में, ताकि आगे कैसे हम इसको झेलें करें और हमारे रास्ता क्या हो और डायरेक्ट बात हो सके। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ईरान कूटनीतिक तौर पर अपने कदम धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा है, और अब वो ब्रिक्स का विधिवत रूप से सदस्य बन गया और पहली मीटिंग में शामिल हुआ है।
बिल्कुल, ईरान की बहुत कोशिश रही है जब से वहाँ के राजा को हटाया गया और अ, अमेरिकी प्रो अमेरिकी जो भी सत्ता था उसको खत्म करने के बाद से। और इनका आधार है एंटी इंपेरियलिस्ट हब सेंटर। हालांकि वो नॉर्थ कोरिया से बहुत अलग है क्योंकि इनका अंदरूनी जो भी है वह काफी डिफरेंस है, लेकिन इसके बावजूद यह जो हब सेंटर बना है, ईरान इसमें काफी सशक्त हुआ है, मिलिट्री के रूप से भी, जियोपॉलिटिक्स के रूप से भी। और इनका जो कूटनीति है, फॉरेन पॉलिसी जो है, चाहे वो रशिया के साथ हो, नॉर्थ कोरिया के साथ हो, पूरे विश्व भर में हो, बड़ा ही सफल रहा है, एक सही दिशा में बढ़ा है। और जो अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ और अमेरिका के लिए बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क है, यदि यहां तक कहूं कि वह चीन से ज्यादा खतरनाक है अमेरिका के लिए, तो इसमें गलती नहीं होगी। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये गलती नहीं होगी इसमें, इस तरीके से अगर कहा जाए, क्योंकि अब ईरान धीरे धीरे जो है फटकार भी लगा रहा है राजदूतों को बुलाकर। उसने इस बार ब्रिटिश राजदूत को बुलाया और तलब किया डेविड कैमरून के बयानों को लेकर। जी बिल्कुल। और यहां पे देखें तो डिप्लोमेटिकली इसके बावजूद कि कोई असर नहीं हो रहा है कि यूएनओ जनरल असेंबली में क्या हो रहा है, आईसीजे क्या वर्डिक्ट दे रहा है, लेकिन डिप्लोमेसी के मसले में एक दूसरे से कहीं पीछे नहीं है। जहां अमेरिकी नेटवर्क शुरू में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कहें, साइकोलॉजिकल ऑपरेशन कहें, दबाव डालने की नीति कहें, ये लोग ही पीछे नहीं है, काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। और इनका जो हब सेंटर है नॉर्थ कोरिया, इस मसले में भले ही पीछे हो, ईरान और इसके साथ साथ रशिया, इनका जी जबरदस्त प्रभाव है, पूरे दुनिया में काफी तेजी से बढ़ रहा है और अमेरिका को ये पीछे ढकेल रहे हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर सैन्य आधार पे देखा जाए तो रूस, ईरान और उत्तर कोरिया जो है वो प्रभावशाली ढंग से दुनिया में उभर रहे हैं और उससे अमेरिका को चिंतित तो होना ही है। लेकिन एक खबर जब आती है कि ईरान जब इतना बढ़ रहा है, तमाम चीजें उसकी हो रही हैं, इराक में जो उसका समर्थित संगठन है जिसका नाम भी हिजबुल्लाह से ही जुड़ा हुआ है, वो कह रहा है कि अब वो अमेरिका के ठिकानों पर आगे कभी हमला नहीं करेगा। क्या वो इसलिए कह रहा है क्योंकि बाइडन ने थोड़ा धमकी दी है कि भाई जॉर्डन में जो हमारे फौजी मारे गए हम कार्रवाई करेंगे? यह एक आश्चर्यजनक खबर था मेरे लिए भी। जब मैंने इसको देखा तो समझने की कोशिश की। इसमें कई पहलू हैं। एक तो ईरान को यह खबर अमेरिका ने नेटो के थ्रू या यूरोपियन यूनियन कंट्रीज के थ्रू भेजा है कि जो तुमने मरवाया या तुम्हारे समर्थक जो भी हैं, हमारे 3 अमेरिकी सैनिकों को मरवाया, इसके खिलाफ हम कार्रवाई करते हैं। तो वह केवल एक छोटी मोटी कार्रवाई होगी, तुम इसके आगे इसको नहीं बढ़ाओ। यानी ये देखिए, ये देखिए अमेरिका की कैसी कूटनीति है, कैसी चाल है। दूसरी तरफ अमेरिका में इन्होंने ईरान के जो एम्बेसडर है उनको भी बुलाया, तलब किया, उनसे क्या बातें की हमें नहीं पता, लेकिन वो भी हुआ। डिप्लोमेटिकली स्तर पर ये कर रहे हैं। जहां तक हुतीस की बात है, पिछले 2 दिनों से उनका मिसाइल अटैक या यूएवीज अटैक जो अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिडिल ईस्ट में हो रहा है, जहाजों पर, वो घटा है। मैं ये नहीं कहूंगा बंद हो रहा है, लेकिन वो घटा है। हमें यह भी याद करना होगा कि ईरान के जो सर्वोच्च धार्मिक नेता, उन्होंने भी कहा था कि हमें सीधे सीधे युद्ध में शामिल होने की जरूरत नहीं है। यानी कहीं ना कहीं से अमेरिका और ईरान दोनों एक दूसरे को यह आदेश ना सही, लेकिन ये संदेश जरूर भेज रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कि सीधे सीधे में नहीं लड़ना है। तो 2 चीजें हो सकती है। एक तो इराकी रेसिस्टेंस फोर्स को लगा कि भाई जितना करना था हमने कर लिया, जो भी अमेरिका के खिलाफ हमने किया था। और इराकी गवर्नमेंट जहां वह कोशिश कर रही है कि हम अमेरिकी फौज को बाहर निकालें, लेकिन इन घटनाओं के बाद से जो अमेरिकी उप विदेश मंत्री हैं नुलांड, उन्होंने कहा है कि हम वहां से नहीं हटाएंगे, हमें अपनी अमेरिकी फोर्सेस जो भी है ना। और वहीं की दूसरे हैं पिलोसी, उन्होंने कहा है कि भाई हमारी ये कमजोरी ना समझे, पीस फोर्सेस और हमारी फोर्सेस को हटाने की बात कर रहे हैं, तो आप पुतिन की बात को आगे बढ़ा रहे हैं, यानी फिर से अमेरिका अग्रेसिव हो रहा है। वहां पे इराकी गवर्नमेंट ने यह सोचा होगा कि भाई अभी कुछ दिन के लिए चुप हो जाए, और उन्होंने ईरान से बात करके इराकी रेसिस्टेंस फोर्स को बोला हो कि भाई रुक जाओ। और दूसरा एक लाइन यह भी इसकी संभावना बनती है कि ईरान ने सोचा होगा कि
टेक्निकली, टेम्पररी, छोटे समय के लिए, टैक्टिकली हम इसको रोकते हैं, थोड़ा कमजोर करते हैं कुछ दिन के लिए, अंत करने दो। तो ये संभावनाएं बहुत सारी हैं, तो देखते हैं संभावनाएं कैसे तो होता है। बहुत सारी हैं सर, लेकिन संभावना ये भी तो बनती है ना कि कहीं ना कहीं साफ दिख रहा है कि अमेरिका हमला कर सकता है, तो इस वजह से शांत बैठ जाओ, या जैसा आप बता रहे हैं कि अमेरिका कहीं छिटपुट कोई हमला कर दे, उस पर कोई रिएक्ट ना करे ईरान, उस वजह से ये एक बयान दिलाया गया है कि हम लोग डाउन हो रहे हैं। बिल्कुल, वैसे देखिए तो अमेरिका और ब्रिटिश, इन दोनों के टोही जहाज जो हैं पूरी की पूरी ईरान के इर्द गिर्द जो लगी पड़ी हैं, वो पता कर रही हैं, जिसमें यमन भी शामिल है, कहां कहां इनके एंटी एयर डिफेंस मिसाइल्स हैं, कहां कहां स्पेशली इनके बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो कि ईरान के पास हजारों। अमेरिका के पास तीन रास्ता बचता है। एक तो वह है कि कुछ खास खास ठिकानों में जो ईरानी समर्थक रेसिस्टेंस फोर्सेस हैं, ईरान में ना छोड़ के वहां पे अटैक करे, कुछ ईरानियों को मार दे। दूसरा यह बनता है कि एडन, गल्फ ऑफ एडन से संबंधित जो है वहां पे ईरान का जहाज है, उस पर थोड़ा मोड़ा आक्रमण कर दे। और तीसरा यह है कि वह पूरे के पूरे ईरान पे अटैक करे। तीसरी की संभावना अभी भी मेरे नजर में कम है। इन दोनों में छोटा मोटा कुछ करके वह करके रुक जाए, और यही खबर वह शायद ईरान को भेज रहा है, और ईरान भी इसके बदले में, जैसा अभी तक हमने इतिहास में देखा, छोड़ेगा नहीं। लेकिन पूर्ण युद्ध पूरे मिडिल ईस्ट, हालांकि युद्ध अपने आप खींचता है इन लोगों के सबके पीछे। याद रखें जो मैं बार बार बोलता हूं कि वॉर इंडस्ट्रीज और इनके साथ साथ यूके और इजराइल क्या सोच रहा है, वह भी एक बहुत बड़ा इनके पीछे। लेकिन एक पहलू ये भी तो उभर सकता है ना सर, कि जो हमला किया था ईरान ने इराक में, उसमें मारे तो कहते मोसाद के लोग, लेकिन इराक ने दावा किया कि हमारे तो आम आदमी मार दिए। उसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव पैदा हो गया था, तो ईरान ने अपने समर्थित ग्रुप को कहा हो कि भाई तुम एक ऐसा स्टेटमेंट पास कर दो, उससे ईरान और इराक के संबंध कुछ बेहतर हो जाएंगे फिर से। लग रहा है इराक को भी कुछ अभी पीस टाइम चाहिए, ताकि अमेरिकी फोर्सेस थोड़ा मुक्ति मिले। अंदर में भी कुछ प्रेशर आया होगा, हो सकता है अमेरिका ब्लैकमेल भी कर रहा होगा, तुम ना करोगे तो तुम्हें जो प्रधानमंत्री और जो उनकी जो भी मंत्रालय वही खत्म कर देंगे। कुल मिला के इनको लगता है इराकी फोर्सेस को ये लगा, रेसिस्टेंस फोर्सेस को, पूरे ग्रुप को, हमारी तैयारी शायद पूरी नहीं हुई है, तो ये स्टेटमेंट निकलवा दिया। जी, ये स्टेटमेंट निकलवा दिया, क्योंकि इराक ने जिस तरीके से एक्शन लिया था ईरान के हमले के बाद, अपने राजदूत को वापस बुला लिया, संबंध एक तरीके से तोड़ दिए, पूरे मामले को लेकर यूएनएससी चला गया, तो उस दौरान भी चर्चा हुई थी कि सब कुछ अमेरिका के इशारे पर हो रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, उधर तो अमेरिका के इशारे पर हो रहा है, और इस तरफ जो कुछ हो रहा है उसमें रशिया को भी हाथ को भी देखे कि रशिया क्या सोच रहा है। अभी रशियन फोर्सेस जीत रही यूक्रेन में, यहां पर उससे लगा होगा कि जो जितना बन रहा है, और आपस से मिलकर उन्होंने सोचा होगा कि टाइमिंग के ये स्टेटमेंट आने दो, आगे होगा। क्या इसको ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि मान लीजिए अगर ये स्टेटमेंट नहीं आता और इराक और ईरान के बीच संबंध और ज्यादा बिगड़ते, और अगल बगल के देशों में अगर इतनी तनावपूर्ण स्थिति बनती, तो वो ईरान के लिए खतरनाक हो सकती थी? इसकी संभावना है, बिल्कुल है। इराक और ईरान में यदि संबंध बिगड़ता है, तो इस हालात में ईरान नहीं चाहेगा। वो पाकिस्तान भी दौड़ दौड़ के जा रहा है कि संबंध को हम मजबूत रखें और अमेरिकी खेमे में ना जाए। तो एक महत्वपूर्ण है, इसकी संभावना जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल बड़ी संभावना बनती है। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि बहुत सारी संभावनाएं हैं, संभावनाओं पे चर्चा कर सकते हैं। हम पत्रकार हैं, उनके मन के अंदर तो घुसे नहीं है कि वो लोग क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी के साथ तमाम चीजों से आपको अवगत जरूर कराना चाहते हैं, और आपने बहुत सारी चीजों पर बड़ी बारीकी से रोशनी डाली, उसके लिए बहुत शुक्रिया। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।